IVM। न तुम जीते न हम हारे, कुछ इसी तरह की लाइन के साथ कानपुर टेस्ट मैच खत्म हुआ। इस टेस्ट मैच से भारतीय टीम ने क्या कुछ गेन किया, क्या कुछ लॉस किया, आज इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व सेलेक्टर और अभी कमेंटेटर। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि बहुत शानदार विकेट कीपर भी वो थे। और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, दिल्ली टीम के हेड कोच हैं और विराट कोहली के कोच। और इनसे कई मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अंतिम विकेट हम नहीं ले पाए। और वो कहावत अचानक जहन में आ जाती है कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। इस लाइन के क्या कुछ मायने हैं और क्या न्यूजीलैंड की टीम बहुत खुश होगी इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। सब भाई, हाथ आया मुंह ना लगा, कहावत तो कुछ वैसी ही लग रही है कानपुर टेस्ट खत्म होने के बाद। हालांकि राहुल द्रविड़ ने पिच की बहुत तारीफ की, 35,000 रुपए भी दिए उन्होंने पिच क्यूरेटर को। और एक तरह से देखा जाए तो सही मायनों में इस पिच में वो सब कुछ था जो एक टेस्ट क्रिकेट को चाहिए। 5 दिन टेस्ट मैच भी चला, 36 विकेटें भी गिरी। हालांकि थोड़ा बाउंस को लेकर जरूर कंसर्न था, लेकिन ओवरऑल एक ऐसी पिच जहां पर चैलेंजेस बहुत थे, बल्लेबाजों के लिए भी, गेंदबाजों के लिए भी। और शायद इसी वजह से राहुल द्रविड़ ने पिच क्यूरेटर को इनाम भी दिया। और इसी कारण से मुझे लगता है राजीव, ये टेस्ट क्रिकेट की भी जीत है, क्योंकि जी। बहुत कम बार ऐसा होता है कि टेस्ट मैच बचाया जाता है इस तरह से, जहां पर अंतिम बॉल पे भी वो इंटरेस्ट बाकी है। तो ये रहा है और बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह का विकेट तैयार किया गया था कानपुर में। आपने सही कहा कि लो बाउंस था। उसके अलावा अगर हम देखें तो तीनों एस्पेक्ट जो क्रिकेट के होते हैं वो देखने को मिले। यहाँ पर पेस बॉलर्स ने विकेट्स लिए इस विकेट पे, स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके साथ साथ बल्लेबाजों ने भी मेहनत की, वहां पर रन्स बनाए। ये एक ऐसा सरफेस है जहां पर बल्लेबाज, स्पिन बॉलर्स और पेस बॉलर्स तीनों को मेहनत करनी पड़ी है परफॉर्म करने के लिए। और यही मुझे लगता है कि सही नेचर होता है विकेट का। मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत अगर उछाल और ज्यादा होती तो कुछ ज्यादा ही मजा आता बल्लेबाजों को रन्स बनाने में। पर उसके बावजूद अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, विशेष करके जो पिछली होम सीरीज हुई थी, जिस तरह की विकेटें वहां पर मिली थी वहां से। और इसी वजह से ये नंबर 1 और नंबर 2 की जो भिड़ंत हुई है, ये देखकर बड़ा ही मजा आया और बहुत ही शानदार ये टेस्ट मैच गुजरा है। राजकुमार सर, पहला सेशन जब शुरू हुआ और जिस तरह से समरविल और लैथम ने बैटिंग की, उसने क्या तय कर दिया था ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। हालांकि भारतीय टीम ने वापसी की लंच के बाद, फिर टी सेशन के दौरान विकेट्स गिरे काफी, बट वो ऐसा नहीं था कि शार्प टर्न से विकेट गिर रहे हैं। वो सीधी बॉलों पे विकेटें ज्यादा गई हैं या लो बाउंस की वजह से गई। तो ये एक जो सवा भाई कह रहे हैं उसी को अगर आगे कंटिन्यू करें तो टर्नर नहीं दिया था इस बार हमने। इस वजह से आपको लग रहा है ये टेस्ट मैच इतने दिन चल गया। और दूसरा, न्यूजीलैंड की क्रिकेट की जो क्वालिटी नजर आई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल राजीव, एक स्पोर्टिंग विकेट था, पहली बात तो ये। और इसमें सभी कुछ था बल्लेबाजों के लिए। अगर आप स्टडी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपका टेक्निक अच्छा है और आप सेट हो गए, तो आपको आउट करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि विकेट से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि बहुत ज्यादा टर्न हो रहा हो या बहुत अच्छा बाउंस हो, या जिसे क्रिकेट में कहते हैं कि कांटा बदल रही हो गेंद। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक बार अगर आप सेट हो गए और आप सीधा खेलते हैं तो आपको आउट करना बहुत मुश्किल था। और न्यूजीलैंड ने लास्ट डे यही दिखाया कि अगर अच्छी टेक्निक है उनके पास, अगर वो स्पिन थोड़ा अच्छा खेलते हैं, तो वहां पर उन्हें आउट करना मुश्किल होगा। और वही हुआ। भारत के पास क्वालिटी स्पिनर्स थे, लेकिन विकेट से ऐसी कोई मदद नहीं मिली कि वो रैंक टर्नर हो कि स्क्वायर टर्न हो रहा है या और मतलब बाउंस ऑड इवन हो रहा हो। और ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ऑड बॉल जरूर नीचा रहा। वो कानपुर में हमेशा से रहा है कि कानपुर की विकेट जानी जाती है कि वहां पे चौथे पांचवें दिन बॉल थोड़ा नीचा जी। रहने लगता है, विकेट और स्लो होता है वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि विकेट टूट जाए। और इस बार भी वही हुआ कि विकेट टूटा नहीं, बहुत ज्यादा स्पिनर्स को मदद नहीं किया उसने। और जो टर्न भी हो रहा था राजीव, वो इतना स्लो था टर्न कि बैट्समैन उसको इजीली टैकल कर पा रहे थे। उसी वजह से ऐसा देखने को मिला कि न्यूजीलैंड सरवाइव कर गया। मैं कहूंगा बहुत खुश होंगी न्यूजीलैंड की टीम अपनी इस एफर्ट से कि इंडिया में इस स्थिति से उन्होंने इस टेस्ट को बचा लिया। सभा भाई, क्या बेस्ट टूरिंग टीम का खिताब दे सकते हैं न्यूजीलैंड को जिस तरह से वो खेले? एफर्ट में मुझे लगता है उनके प्रिपरेशन में मैं जरूर दे सकता हूँ, पर एग्जीक्यूशन में उतना नहीं था। विशेष करके जी। न्यूजीलैंड जरूर सोचेगा कि ये 2 या 3 स्पिनर्स के साथ जो मैदान में उतरे थे
वहां पर स्पिनर्स को जिस प्रकार से बॉलिंग करनी चाहिए थी, जो स्पीड के साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी, जो जो स्पिन उनको रेवोल्यूशन ज्यादा देना चाहिए था गेंदों पे, वो देखने को मिला नहीं। तो वो एरिया ऑफ कंसर्न जरूर रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। पर अंत में हम चूंकि भारत में आकर भारत के विकेटों पे मैच को ड्रॉ कर देना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और ये दर्शाता है कि इन कारणों की वजह से न्यूजीलैंड इस समय नंबर 1 टेस्ट टीम है। बहुत कम बार ऐसा होता है, अगर आप पिछले 4-5 सीरीज देखेंगे, होम सीरीज, जहां पर फॉरेन टीम आई है और यहाँ पर आकर टेस्ट मैच जीती हो या फिर टेस्ट मैच ड्रॉ करने में उनको सफलता मिली हो। तो इसका श्रेय जाता है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, उनके पेस बॉलर्स को, टिम साउदी, काइल जेमिसन, जिन्होंने इस बेजान विकेट पे, जहां पर पेस बॉलर्स के लिए था नहीं, बस एंगल्स पे ध्यान रखकर, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर कर, वो संयम के साथ गेंदबाजी कर कर भारतीय बल्लेबाजों को तंग किया। और मैच में मुझे लगा कि फोर्थ डे बहुत कुछ हुआ राजीव। अगर पहले सेशन में भारत उतना विकेट नहीं गंवाता तो हो सकता है कि भारत पहले डिक्लेयर कर सकता था। तो ये वो टेम्पटेशन रहता भारत के पास, पर चूंकि भारत बहुत लंबे समय तक संघर्ष करता रहा, इसीलिए उनको अंत में बहुत कम समय मिला न्यूजीलैंड फिर से 3 इनिंग में बल्लेबाजी करवाने के लिए। तो आइडियल कंडीशन में आप प्रेफर करते हैं कम से कम 4 सेशन, कम से कम साढ़े 3 सेशन फोर्थ इनिंग में टीम को आउट करने के लिए। वो भारत दे नहीं पाया, क्योंकि फोर्थ डे भारत के एक तरह से कोलैप्स देखने को मिला। राजकुमार सर, 2 सवाल एक साथ में क्लब करूंगा, दोनों ही सवाल हर्ष जैन के हैं। एक तो पहला सवाल है कि क्या विराट कोहली का एग्रेसिव अप्रोच हमने मिस किया, और दूसरा उन्होंने कहा है कि रहाणे और द्रविड़ की डिफेंसिव अप्रोच की वजह से ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, सेकंड इनिंग्स में और अर्ली डिक्लेरेशन हो सकता था। सहमत है आप इस बात से? देखिए, जहां तक विराट कोहली के एग्रेशन की बात है, तो हर कप्तान का अपना स्टाइल होता है। विराट और रवि एक ऐसी जोड़ी थी जो बहुत एग्रेसिव थी। यहाँ पर हम देखें तो रहाणे और राहुल द्रविड़ एक ही नेचर के हैं, जो काफी शांत हैं। उनमें उन्हें डिफेंसिव नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन वो शांत प्रवृत्ति के खिलाड़ी हैं दोनों ही। और उनका शायद वो अप्रोच ग्राउंड में भी देखने को मिला, और थोड़ा सा रिस्क हमें लेना चाहिए था। शायद मुझे लगा कि थोड़े से डिक्लेरेशन में आधा घंटा हमने डिले किया, लेकिन वही था कि पहला टेस्ट मैच था सीरीज का, बहुत ज्यादा चांस नहीं लेना चाहते थे कोच और कप्तान। तो बड़ा एक डिलेमा भी था उनके लिए कि किस समय डिक्लेयर करें। लेकिन मुझे लगा कि शायद आधा घंटा अगर हम पहले डिक्लेयर करते तो शायद ये टेस्ट मैच हम जीत सकते थे। लेकिन ये बातें सब बाद में होती हैं, जब फैसले हो जाते हैं तब इफ एंड बट्स सोचा जाता है। तो उस समय तो जो ठीक लगा वही किया गया, और अनफॉर्चुनेट था कि एक ही भारत को विकेट और चाहिए थी जो नहीं मिली, वरना तो ये टेस्ट मैच भारत जीत ही गया था ऑलमोस्ट। जी सभा भाई, मैं अभी स्कोर कार्ड देख रहा था, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने देखी। इवन मैं कहूंगा 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, लैथम ने दूसरी पारी में 146 गेंदें खेली। समरविल जो नाइट वॉचमैन आए थे उन्होंने 110 गेंदें खेली। विलियमसन ने 112 गेंदें, और जो मैच बचाने वाली बैटिंग की रचिन रविंद्रा ने 91 गेंदें खेली उन्होंने। क्या ये एक तो कहा जाए आइडियल टेस्ट मैच बैटिंग आप इसको कह सकते हैं? और क्या न्यूजीलैंड दुबई और श्रीलंका में खेल के सीख चुका है कि स्लो एंड लो पिचेस पे कैसे टैकल करना है स्पिनर्स को? कैसे डिफेंड करना है ये जरूरी है यहाँ के विकेटों पर बल्लेबाजी करने के लिए। कि हम लोग हमेशा अटैक की बात करते हैं, एग्रेशन की बात करते हैं, पर एक प्रकार के एग्रेशन ये भी होता है कि आपका डिफेंस कितना सॉलिड है, और उसमें भी आप एग्रेशन आपको दिखाना होता है, और वही न्यूजीलैंड के बैटर्स ने किया। आपने तो बात की संभव की के विलियमसन और रविंद्र की, एजाज पटेल ने कितनी अच्छी बल्लेबाजी की अंत में आके। वो अंतिम ने करीब 52 गेंदें खेली हैं अब राजीव। 52 गेंदें खेलना टेस्ट बचाने के लिए, वो भी 3 टॉप क्वालिटी स्पिनर्स के सामने आसान होता नहीं है, जो कि न्यूजीलैंड ने कमाल करके दिखाया है। वो भी अंतिम समय पर आकर इस तरह की बल्लेबाजी करना, डिफेंड करना, जबकि सभी प्लेयर्स जो क्लोजिंग कैचेस में मौजूद हैं, तैनात है वहां पर। तो ये दर्शाता है कि न्यूजीलैंड के हर एक खिलाड़ी का टेम्परामेंट जो है वो कितना स्ट्रांग हो रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय हमें टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिल रहा है। हर एक टीम जो आती है उनकी कोशिश यही होती है कि नंबर 9, 10, 11 भी हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करें किसी न किसी तरह से। ये भारत की तरफ से भी हम लोगों ने देखा है, और यही कुछ रवैया दूसरी टीमों में भी देखने को मिल रहा है। बड़ा तीखा एक तरह से रिएक्शन दिया हर्ष जैन ने। उनका कहना है कि इंडियन स्पिनर्स को सीखना पड़ेगा फ्लैट ट्रैक्स पे कैसे विकेट निकालना है। राजकुमार सर, सहमत आप इस बात से कि ऐसी विकेटों पर भी आपको एक आर्ट होनी चाहिए? आप 30 लगातार डाल रहे हैं,
स्पिन नहीं करा रहे थे बॉल को, 5वें दिन भी बॉल बहुत कम घुमा है, अगर आपने देखा होगा पूरा मैच तो। राजीव देखिए, मैं कहूंगा सारा स्पिन ही बदल गया है। अब अगर विकेट से आपको हेल्प नहीं है तो आप देखें कि पिछले काफी समय से हमारे स्पिनर्स कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और यही इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम अगर आप ओवरसीज में देखें तो भारतीय स्पिनर्स का परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं रहा है। जहां पर अच्छी विकेट्स हैं वहां पर किसी भी भारतीय स्पिनर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। आई एम सॉरी टू से कि बहुत बड़े बड़े नाम थे भारत के पास, लेकिन किसी ने भी ओवरसीज कंडीशंस में जाकर बहुत अच्छा नहीं किया। और इंडियन कंडीशंस में भी जहां पर कि विकेट बहुत हेल्पफुल मिले हैं वहीं पर हमारे स्पिनर्स ने ज्यादा अच्छा काम किया है। और ऐसा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जैसे नेथन लायन उन विकेटों पर शानदार गेंदबाजी करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मदद नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय स्पिन डिपार्टमेंट को थोड़ा सोचना होगा। और मैं तो पहले भी कहा था जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था कि जडेजा और अक्षर दोनों एक ही स्टाइल के गेंदबाज हैं, जो दोनों काफी तेज गेंदबाजी करते हैं और एक बहुत एक्यूरेट हैं, एग्रीड। लेकिन आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन चाहिए टेस्ट क्रिकेट में जब आप गेंदबाजी करते हैं। आपने देखा होगा जब T20 में राशिद बहुत एक शानदार गेंदबाज है अफगानिस्तान के, लेकिन जब वो टेस्ट मैच में गेंदबाजी करने आए थे तो उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। तो उसी तरह एक डिफरेंट है ये, यहाँ पर एक आर्ट चाहिए आपके पास जहां पर आप फ्लाइट से गेंदबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अश्विन ही एक ऐसे भारतीय गेंदबाज हैं जो एक ट्रेडिशनल बॉलर हैं, जो एक मतलब जिसे कहें प्रॉपर स्पिनर हैं भारतीय टीम में। दो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो न्यूजीलैंड को लेकर कसाट साहब ने कहा है सभा भाई, उनका जो उनके जो व्यूज है वो ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स भले ही हम डिक्लेरेशन को ब्लेम करें, लेट डिक्लेरेशन को, बट एक्चुअली न्यूजीलैंड ने ये दिखाया कि वो क्यों दुनिया की नंबर 1 टीम है और टेस्ट चैंपियन क्यों है। क्या आपको लगता है न्यूजीलैंड को वो क्रेडिट नहीं मिलता है जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं? मिलना चाहिए। और सही कहा है यहाँ पर कसार ने कि अंत में न्यूजीलैंड की तारीफ तो करनी होगी, और वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह से टफ कंडीशंस में उन्होंने मैच बचाया है, जिस तरह की स्थिति थी उनकी। और ये भी नहीं है कि हमेशा से वो बैकफुट पे रहे, कई ऐसे सेशंस रहे जहां पर न्यूजीलैंड आगे रहा भारत के। अब 4th डे के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की है, वहां पर अगर भारत को जल्दी न्यूजीलैंड आउट कर लेता और अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी करते तो हमारी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। 5 विकेट गिर चुके थे उस समय, और अगर न्यूजीलैंड लीड भारत की सिर्फ 150-160 में रिस्ट्रिक्ट कर देता तो ये मैच न्यूजीलैंड जीत सकता था। तो इसीलिए भारत को बहुत ज्यादा सतर्क होकर अपनी तैयारी करनी होगी और उस तरह से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। तो बहुत ही शानदार ये आने वाले समय में भी टेस्ट मैच होने वाला है, और इसी वजह से निसंदेह इस समय न्यूजीलैंड की टीम जो है वो नंबर 1 टीम है। और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका में खेलकर बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए इस बार, जैसे कि मैंने कहा था ये टेस्ट मैच के पहले ही, कि इस बार उनकी तैयारी काफी अच्छी थी, उनको उम्मीद थी कि उनके स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी करेंगे। तो थोड़ा बहुत जो स्पिन कॉम्बिनेशन है उनका उतना ज्यादा असरदार साबित हुआ नहीं। तो हो सकता है कि आने वाले टेस्ट मैच में वो 3 पेस बॉलर्स के साथ उतरे और केवल एक स्पिनर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ वो मैदान में उतरे। चलिए ब्रेक पे जाएं, उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट और है राजकुमार सर, और ये कमेंट है कि अगर न्यूजीलैंड अपना कॉम्बिनेशन सही खिलाता तो वो टेस्ट मैच जीत भी सकता था। देखिए, यहाँ पर मैं वही कहूंगा कि जो सभा कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए था। नथिंग अगेंस्ट देयर स्पिनर्स, बट अभी वो क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी की नहीं है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के, स्पिनर्स के पास कि वो भारतीय बल्लेबाजों को ऐसे विकेट पे जहां पे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं है वो आउट कर सकें। और वहीं पर अगर देखें उनके दोनों फास्ट बॉलर्स जेमिसन और साउदी ने शानदार गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाजों को आउट भी किया और परेशान भी किया। तो वहीं पर अगर एक फास्ट बॉलर और वो खिलाते इंस्टेड ऑफ स्पिनर तो शायद बेहतर कॉम्बिनेशन होता न्यूजीलैंड का। तो चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे भारतीय स्पिनर्स ने नो बॉल काफी डाली है उस पर बातचीत करेंगे, और स्पिनर का नो बॉल डालना कितना नुकसानदायक कभी कभी होता है ये हमने देखा भी है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। क्या कुछ भारतीय टीम ने अचीव किया इस टेस्ट मैच में, और न्यूजीलैंड कितना कॉन्फिडेंट होकर मुंबई पहुंचेगा, इस पर बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। If you love cricket, listen up.
the Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकुमार सर, स्पिनर नो बॉल डाले, ये कहाँ तक हजम होता है? आपने देखा कल जडेजा ने काफी नो बॉल्स डाली हैं और दो, जबकि उनका रनअप बहुत छोटा है। क्यों होता है इस तरह से स्पिनर्स का नो बॉल डालना? राजकुमार जी ने कितनी सारी नो बॉल डाली है अपने करियर में। मैंने अपनी लाइफ में एक भी नो बॉल नहीं डाली। तो स्पिनर का नो बॉल डालना वाकई में एक क्राइम है राजीव। और मैं नेट पे देखता हूँ, और नेट पे जब मैं बोलता हूँ ना कि आपकी वो अगर नो बॉल हो रही है, तो 99.9 प्लेयर्स का ये जवाब होता है मुझे, भले वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, कि सर हमारी मैच में नहीं होती। हम यहाँ पे नेट में कर रहे हैं लेकिन मैच में नहीं होती। और मैं ये दूसरों को बोलता हूँ कि देखो, मैं अभी इसको बोलूंगा कि आप यहाँ पे नो बॉल डाल रहे हैं, और इसका जवाब ये आने वाला है कि मैं मैच में नहीं डालता हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस में इस चीज के ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप मैच में जरूर उस तरफ आपका कंसंट्रेशन होता है, तो आपकी जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन, आधा ध्यान तो आपका इस बात पर होता है कि आप नो बॉल तो नहीं डाल रहे हैं। तो वो जो आप वेरिएशंस करना चाहते हैं, या जो आप बैट्समैन को रीड करके उसको फंसाना चाहते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपका ध्यान कम जाता है। तो स्पिनर का स्पेशली नो बॉल करना, मैं बिल्कुल कहता हूँ, बिल्कुल एक ये बहुत बड़ा क्राइम है। राजीव, एक चीज पृथ्वी जी जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ राजकुमार के साथ भी, कि जो आर अश्विन ने किया था कल के मैच में या एक दिन पहले भी, के वो राउंड द स्टंप्स आ रहे थे, एंगल बदल कर बॉलिंग कर रहे थे और अंपायर के सामने आ जा रहे थे, पर डेंजर जोन में नहीं जा रहे थे। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है कि अंपायर्स को फिर वो कैसे डिसीजन देगा, चाहे वो एलबीडब्ल्यू का हो या फिर कॉट बिहाइंड का हो या फिर क्लोज इन कैच इन का हो। बहुत बहुत कठिन हो जाता है अंपायर के लिए, पर वो रूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, उस केस में अंपायर आउट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आप मेरे सामने खड़े हुए हैं। इसीलिए अंपायर नितिन मेनन ने आर अश्विन को वार्न भी किया एक दो बार, पर वो आप कुछ पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रूल में नहीं है। रूल में यही है कि आपको डेंजर जोन में नहीं आना है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत ग्रे मैटर है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा सोच विचार करना होगा, कि आर अश्विन की एक तरह से ये आदत है कि वो हमेशा ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ अलग करने के लिए, विकेट लेने के प्रयास में। पर हर बार ऐसा देखा गया है कि किसी न किसी तरह की बातें इस तरह की होने लगती हैं। सभा भाई, आपके लिए सवाल है। अमर साहब का ये सवाल है, उनका कहना है कि टेस्ट मैच दोनों तरफ स्विंग कर रहा था, कभी इंडिया के पक्ष में जा रहा था, कभी न्यूजीलैंड के। क्या आपको लग रहा है जो ड्रॉ आया टेस्ट मैच का रिजल्ट, वो फेयर है? हाँ, जिस तरह से टेस्ट मैच हुआ है उसी वजह से टेस्ट क्रिकेट को हम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हालांकि जीत और हार दो रिजल्ट होते हैं, पर एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है ड्रॉ का भी, जो इस तरह के टेस्ट मैच में हुआ है कि फिफ्थ डे मैच चला गया, लास्ट ओवर तक मैच चल रहा है, वो भी फेडिंग लाइट में मैच हो रहा है। अंपायर चेक कर रहे हैं दोनों तरफ के एंड के लाइट मीटर्स के साथ कि मैच आगे करना है कि नहीं करना है। कल ही देखिए, एक एक्स्ट्रा ओवर जडेजा ने डाला, वो 6 गेंदों का महत्व कितना ज्यादा हो जाता है। और किसी भी स्पोर्ट में इस तरह का एक्साइटमेंट मैच को बचाने के लिए बहुत कम बार मिलता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार ये रिजल्ट रहा है। हालांकि न्यूजीलैंड को लगेगा कि वो थोड़ा बहुत और एडवांटेज के साथ नेक्स्ट टेस्ट मैच में जाएंगे। हालांकि भारत ऑन द अदर हैंड को उनको लग रहा होगा ये मैच अगर वो जीत जाते तो कम से कम 12 पॉइंट और वो जोड़ सकते थे अपने टैली में। बिल्कुल, और एक विकेट ना ले पाने का खामियाजा कि टेस्ट चैंपियनशिप के 8 पॉइंट मिस हो गए राजकुमार जी, ये तो जहन में होगा टीम मैनेजमेंट के कि एक कदम वो दूर रह गए टेस्ट मैच जीतने से। बिल्कुल, बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, और ये भारतीय टीम रियलाइज कर रही होगी कि कितना इम्पोर्टेंट रहा वो एक लास्ट विकेट। और कहीं ना कहीं वहां पे मुझे लगता है कि एक एफर्ट तो मैं नहीं कहूंगा कम थी भारतीय गेंदबाजों की, लेकिन थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहे कि, या क्रेडिट देना चाहूंगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कि जिस डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने वो टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया, तो वो बहुत क्रेडिटेबल था। यहाँ पर आपको या तो कोई शेयर पेस वाला फास्ट बॉलर ऐसा चाहिए था जो ये आपको यॉर्कर मारता है, या कोई बहुत ही अच्छा ऐसा कोई विकेट से ऐसा कुछ हो जाता। तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और फॉर्चुनेट रही मैं कहूंगा न्यूजीलैंड कि वो इस टेस्ट को ड्रॉ करा पाए।
बैड लाइट भी एक फैक्टर था सभा भाई, आपको लग रहा है? क्योंकि मैच के पांचों दिन आपको मैच 4:15 में खत्म करना पड़ा, और ये शायद टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड की जानती थी कि अगर आपने 1-2 ओवर सर्वाइव कर लिया तो बैड लाइट फिर आपको मैच में आ जाएगी और बड़ा रोल प्ले करेगी। क्या आपको लग रहा है बैड लाइट की वजह से आप अपने फास्ट बॉलर्स को यूज नहीं कर पाए? ये भी एक रीजन था कि टेस्ट मैच हाथ से निकला। हाँ, और ये सारी चीजें जो हैं राजीव, ये स्ट्रेटजी का एक प्रकार का हिस्सा हो जाती हैं। जब आप जी। मैच बचा रहे हैं, कब डिक्लेयर करना है, ये सब चीजों का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। कि अगर आपने कल कल जिस हम बात कर रहे हैं कि भारत ने डिक्लेयर जल्दी और जल्दी करना चाहिए, तो वहां पर भी बैड लाइट का फैक्टर आ जाता है। वहां पर भी आप पेस बोलर्स ज्यादा जी। नहीं करा सकते थे। कल भी वही हुआ, पेस बोलर्स को लगा नहीं सकते। जैसे आप पेस बोलर्स को लगाएंगे, वहां पर पहले ही मैच खत्म हो जाता। तो अपने हिसाब से भारत ने पूरा प्रयास किया। पर ये सोचने वाली बात है कि टेस्ट मैचेस अब आने वाले समय में अगर आप होम सीरीज करा रहे हैं, जो कंडीशन देखने को मिल रहे हैं इस वक्त नॉर्थ में, चाहे वो दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, या फिर पंजाब में अब चले जाइए, जिस तरह का पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, इन कारणों की वजह से जरूरी है कि आप शेड्यूलिंग जो करें अपने टेस्ट मैचेस की, वो आप दूसरे क्षेत्र में करें, दूसरे जोन में करें, जहां पर कम से कम आपको पूरे के पूरे 6 घंटे मिले, जहां पर पूरे के पूरे 90 ओवर हो पाए। और सभा इसका खामियाजा टीमों को ना मिले। ये चीजें बहुत टाइम से बीसीसीआई को कही जा रही हैं कि नॉर्थ में सर्दियों में मैचेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि तो सुबह के टाइम पे दिल्ली में अगर आप देखेंगे और 15 दिन बाद इतना ज्यादा फॉग होगा कि मैच लंच के बाद स्टार्ट होगा, 1-1:30 बजे थोड़ा सा स्टार्ट होगा, और 1.5 घंटे के बाद या मैक्सिमम 2 घंटे के बाद वो बंद हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो सोचने की जरूरत है बीसीसीआई की, जो फिक्सचर कमेटी है वो देखे कि नॉर्थ में इस टाइम मैचेस ना हो। और यहाँ पर न्यूजीलैंड और इंडिया का जैसे टेस्ट सीरीज है, तो प्री सीरीज जो बातें होती है उसमें मेरा ये मानना है कि जब सभी टेस्ट सेंटर्स पर लाइट्स का अरेंजमेंट है, तो क्यों नहीं एग्री किया जाता है कि अगर लाइट फेड होगी तो हम लाइट्स ऑन करके 90 ओवर पूरे करा लेंगे। तो शायद दोनों टीमों को इसमें हर्ज नहीं होना नहीं, चाहिए। कानपुर में तो लाइट्स ऑन हो जाती है राजीव, हो रही थी। और राज पर जो आर्टिफिशियल लाइट है, वो जैसे ही जो आईसीसी के रूल्स हैं कि आर्टिफिशियल लाइट जैसे ही ओवरकम करेगी नेचुरल लाइट को, वहां पर आपको खेल बंद करना होगा। तुमने बात अच्छी की है फिक्सचर्स कमेटी को लेकर। मुझे लगता है अभी तक जो सिस्टम चल रहा है बीसीसीआई में, वो रोटेशन पर टेस्ट सेंटर्स को मैचेस अलॉट होते हैं। वहां पर मुझे लगता है कि एक परिवर्तन की जरूरत है कि रोटेशन को हटाकर कोई और ऐसा सिस्टम लाया जाए जो वेदर पर निर्धारित होना चाहिए कि कहाँ पर मैचेस होने चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसे टेस्ट सेंटर्स हों जहां पर आप विंटर में मैच कराइए, और आपके पास ऐसे टेस्ट सेंटर्स होने चाहिए जो आप जनवरी एंड या फिर फरवरी में मैचेस होने चाहिए, ताकि सभी को आप इक्वली ट्रीट कर पाए। तो ये जो पॉलिसी है रोटेशन वाली मैचेस फिक्स कराने की, वहां से हट कर कोई और मुझे लगता है दूसरी पॉलिसी लानी होगी बीसीसीआई को, ताकि इस तरह की चीजें फिर से देखने को ना मिले। और तो एक मैं और कहूंगा छोटा ये सब चीजें राजीव, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी। कि ये सब चीजें रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखनी होंगी बीसीसीआई को, क्योंकि सारे रणजी ट्रॉफी मैचेस अगर वॉश आउट हो जाते हैं इधर नॉर्थ में विंटर्स में, तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि इस समय अगर मैचेस कराने हैं तो वो कहीं साउथ में या वेस्ट में करा लिए जाए, जहाँ पर ये फॉग की और स्मॉग की प्रॉब्लम कम है। ब्रेक पे जाएं सभा भाई, इससे पहले कसार साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही है कि कानपुर टेस्ट मैच ने आईसीसी को एक मैसेज भेज दिया है कि अगर आप 4 दिन का टेस्ट मैच कराने की सोच रहे हैं तो गलत है। 5 दिन का टेस्ट मैच ही आइडियल टेस्ट मैच है, और इस फॉर्मेट को ना छेड़ा जाए। क्या थॉट्स है इसके बारे में आपके? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अब बाहर में जितने सारे मैचेस हुए हैं, अगर हम जनरलाइज करने लगेंगे तो कठिन हो जाएगा। सभी के सभी टेस्ट मैचेस जो हैं वो 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। जो आईसीसी या फिर जो आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है, जो जिस पर चर्चा हो रही है, उनका कहने का मतलब ये भी है कि आप 4 दिन कराएं, पर ओवर जो है आपको ज्यादा कराने होंगे। पर अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है जो हम लोगों ने कानपुर में देखा, जहां पर हर दिन पूरे मैचेस हो नहीं पाया है, वहां पर आप ओवर कैसे कराएंगे? और अगर आप चाह रहे हैं कि ओवर ज्यादा हो जाए, तो फिर हम आर्टिफिशियल लाइट को प्रेफरेंस क्यों नहीं देते हैं? तो इस तरह के चेंजेस आपको लाने होंगे। अंत में प्रयास यही था आईसीसी का या फिर जो टेक्निकल कमेटी का, ये जो बातें हो रही हैं 4 डे टेस्ट मैचेस की, कि अंत में अगर आप देखें तो 5 दिन में 450 ओवर्स होते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि 400 में कम से कम आपको 400 ओवर होने चाहिए या 410 ओवर होने चाहिए। सिर्फ 30 से 40 ओवर ही अगर कम हो जाते हैं, तब आपके पास रिजल्ट बहुत ज्यादा आएंगे। और अगर आप पिछले 50 टेस्ट मैचेस में देखेंगे
तो अब 98 पॉइंट सम परसेंटेज जो है वो जो टेस्ट मैचेस खत्म हुए हैं वो करीब 400 से कम ओवर में ही खत्म हुए हैं। इसी वजह से ये बात हो रही है, पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मैचेस ऐसे सेंटर्स में होने चाहिए जहां पर आप कम से कम इतने सारे ओवर, अब तो 90 ओवर भी नहीं हो पाएंगे, 90 से ज्यादा ओवर होने चाहिए, तभी आप ये 4 दिन के टेस्ट मैच की पॉलिसी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात श्रेयस अय्यर की करेंगे, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ने उनके खुद के लिए तो बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट के लिए परेशानी पैदा कर दी है। मुंबई टेस्ट मैच में क्या श्रेयस अय्यर आपको मैदान पर नजर आएंगे या हम रटे रटाए फॉर्मूले पे चलेंगे, पुराने घोड़ों पर ही दांव लगाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin station. And hopefully, Agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रेयस अय्यर, इस टेस्ट मैच के सबसे पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो थे मैन ऑफ द मैच भी चुने गए वो। राजकुमार सर, श्रेयस अय्यर का फॉर्म में आना और लगातार फॉर्म गंवाना रहाणे और पुजारा का, क्या ये दोनों बल्लेबाज आपको मुंबई में खेलते नजर आ रहे हैं अभी यहाँ से? राजीव, मैं ना ये सवाल मैं अलग तरह से फ्रेम कर रहा हूँ राजकुमार के लिए, और ये दर्शकों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि सपोज कीजिए कि आप दिल्ली टीम के समय कैप्टन हैं, दो आपके अनुभवी प्लेयर जो बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं वो इस समय फॉर्म में नहीं है, और आपके पास आपने एक नए खिलाड़ी को डेब्यू कराया जिसने शतक लगाया है। अब नेक्स्ट टेस्ट मैच में और हाँ, एक अर्शतक भी नेक्स्ट टेस्ट मैच में एक और जो आपका पुराना जो कप्तान है, जो शानदार प्लेयर है, वो वापस आ रहा है, तो आप किसको ड्रॉप करेंगे? देखिए सब बहुत मुश्किल चॉइस होती है ये, और किसी भी सेलेक्टर के लिए, कप्तान के लिए बहुत ही मुश्किल ये सवाल होता है। लेकिन मैं फिर भी प्रेजेंट फॉर्म के साथ जाऊंगा, और मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर को जरूर मौका मिलना चाहिए बॉम्बे टेस्ट में, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, और ऐसी विकेट पे जहां पर किसी भी बल्लेबाज ने बहुत बड़े स्कोर नहीं बनाया, उन्होंने दोनों पारियों में जिस तरह की पारी खेली, तो मेरा मानना है कि वो डिजर्व करते हैं 11 में खेलना बॉम्बे टेस्ट में। शोभा भाई, अब आपसे पूछना पड़ेगा, आप किसको ड्रॉप करेंगे? आप भी तो सिलेक्टर हैं। अगर आपको दी जाए मुंबई टीम बनाने के लिए, मुंबई टेस्ट मैच के लिए, तो 11 आप क्या बनाएंगे? देखिए राजीव, अब ये निर्भर करता है टीम पॉलिसी और सिलेक्टर्स की पॉलिसी पर, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया राजकुमार से कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखेंगे कि जो नया खिलाड़ी आ रहा है, और मुझे लगता है कि भारत में भी कई बार हुआ है, उसने भले ही कितना परफॉर्मेंस अच्छा दे दिया हो, पर वापस वही खिलाड़ी वापस आता है जो चोट की वजह से बाहर हो, और वो करुण नायर बहुत बड़ा एक एग्जांपल है। 300 रन बनाने के बाद भी करुण नायर बाहर बैठे हैं। करुण नायर बाहर था, तो विराट कोहली और रवि शास्त्री या फिर पुरानी जो सिलेक्शन कमेटी जो थी, उनकी पॉलिसी यही थी कि जो नया खिलाड़ी आ रहा है उसने परफॉर्म भले ही किया हो, पर वो किसके जगह पर आया है, जो वो खिलाड़ी अगर फिट हो जाए तो उसको वापस आपको लाना होगा। और अगर आपको लगता है कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इस समय, अगर आपको चेंज करना है, इसका मतलब है कि आपको बहुत बड़ा चेंज करना होगा। तो यहाँ पर एडवांटेज ये है कि अगर श्रेयस अय्यर को रिटेन करना होगा 11 में, चलिए विराट कोहली की तो जगह पक्की है, अगर आपको रिटेन करना होगा तो सोचना ये होगा टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को कि क्या ये समय आ गया है कि अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा, मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे, क्योंकि वो मध्य क्रम में खेलते हैं, उनको ड्रॉप करने का समय आ गया है कि नहीं। अगर उनको ड्रॉप करने का समय आ गया है तो फिर आप उनको 11 से बाहर कीजिए और श्रेयस अय्यर को अंदर लेकर आइए और उनको खिलाते रहिए जी। तो सोचने की बात यह है, और ये निर्भर करता है राहुल द्रविड़ के ऊपर। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा राजीव कि राहुल द्रविड़ किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। क्या इस वक्त भी, इस स्थिति में भी वो एक और चांस देना चाहते हैं कि नहीं अजिंक्य रहाणे को, क्योंकि ये भी सोच के कि ये इनका आखिरी चांस है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल प्लेयर है अजिंक्य रहाणे मेरे टीम के लिए, मैं उनको एक और मौका देना चाह रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर अच्छा किए तो ठीक है, नहीं तो भाई इसके बाद फिर श्रेयस अय्यर रेगुलर खेलेंगे टीम के लिए। राजकुमार सर, इसका मतलब ये है कि एक अजिंक्य रहाणे खास तौर से जो कानपुर में कप्तानी कर रहे थे, अब सडनली ये हो रहा है कि वो कप्तानी तो छोड़िए, अब टीम में भी बाहर हो जाएंगे, और ये अजीब सी एक विडंबना होगी। और आपको लग रहा है मैसेज थोड़ा सा गलत जाएगा कि राजीव और राज, ये भी हो सकता है कि भारत एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ मैदान में उतरे। अगर आप बस इंतजार कीजिए
हाँ, क्योंकि नहीं, मुंबई की लेकिन कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होने वाली हैं जी। लेकिन राज मुस्तफा, भाई। मैं कह रहा हूँ कि अगर अजिंक्य रहाणे को हम परसिस्ट करते हैं और गॉड विलिंग वो रन भी बनाए, तो श्रेयस अय्यर बेचारे फिर बाहर ही बैठे रह हाँ जाएंगे, हाँ क्योंकि हाँ उसके बाद उन्हें और फिर बहुत लंबे समय तक वेट करना होगा। तो एक हाँ, बहुत क्योंकि बड़ा क्योंकि क्योंकि वाकई श्रेयस अय्यर विराट कोहली की जगह पर आए हैं ना राज। बिल्कुल बहुत बड़ा डिलेमा हाँ होगा ये हाँ द्रविड़ के लिए भी, और अब बहुत समय लग रहा होगा उनका ये सोचने में कि क्या करूं मैं। क्या क्या ओपनिंग स्लॉट पे चेंज हो सकता है सभा भाई? कोई मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल में से कोई ड्रॉप हो सकता है आपको लग रहा है? और साहा या भारत से बात की जा सकती है कि आप ओपन करें? किससे बात की जा सकती है? पुजारा से? मयंक अग्रवाल या शुभमन गिल में से किसी एक को? फिर वो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। मुझे नहीं लगता है कि हम्म। ऐसा होना चाहिए राजीव। आपको कई बार डिसीजंस जो हैं वो टीम के हित में लेने होते हैं, चाहे टफ वो डिसीजंस वो जी। टफ डिसीजंस हो, और तभी आप फॉरवर्ड जा सकते हैं एक टीम के नजरिए से। और आपको आगे बढ़ने के लिए, टेस्ट मैचेस में अच्छा करने के लिए, फिर से दावेदारी पेश करने के लिए, टेस्ट मैच चैंपियनशिप जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको टफ डिसीजंस लेने होंगे। राजकुमार सर, क्योंकि मुंबई टेस्ट मैच में आगे बहुत डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे, और कोशिश करेंगे विराट जिस तरह के प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं इसमें कल हम एक अच्छी बातचीत करेंगे, उनका फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक डर तो कानपुर टेस्ट मैच ने दिखा दिया कि लोअर मिडिल ऑर्डर अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आप ये टेस्ट मैच हार जाते, क्योंकि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा है। ये सिलसिला कब रुकेगा? ये हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये टॉप ऑर्डर कब कंट्रीब्यूट करेगा। या तो रोहित शर्मा ने रन बनाए पिछले 2 सालों में, नहीं तो फिर वो पूरी तरह से सूखा है और फिर नीचे 6, 7, 8 पे जाके रन बनते हैं। बिल्कुल राजीव, मेरे लिए खुशी की बात है कि अब एक प्लेयर ने हाथ उठाकर जिम्मेदारी ली, श्रेयस अय्यर ने, इस टेस्ट मैच में, जो कि काफी समय के बाद नजर आया। कि वरना तो विराट कोहली या रोहित शर्मा ही रन बनाते थे और छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन किसी का होता था, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन श्रेयस अय्यर ने दिया है। तो मैं इसीलिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और उन्हें चाहता हूँ कि वो आगे खेलें 11 में। और कहीं ना कहीं ये भारतीय ओपनर्स की और टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की एक कमी रही है काफी लंबे समय से, कि जी। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। हमने देखा शुभमन गिल ने कुछ पारियां बहुत शानदार खेली हैं, मयंक अग्रवाल ने कुछ पारियां बहुत शानदार खेली है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी की कमी है भारतीय टॉप ऑर्डर में, जिसको शायद राहुल द्रविड़ जरूर सुधारना चाहेंगे। लेकिन अजय के रहाणे पर सभा भाई चलते चलते एक मेरे जहन में सवाल है कि जिस तरह का कमेंट राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर ने अजय के रहाणे को लेकर दिया, उसको अगर हम बहुत ध्यान से एनालिसिस करें तो ड्रॉप नहीं करने वाले हैं वो अजय के रहाणे को। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो एड्रेस कर रहे हैं तो आपको इस तरह की बातें करनी होती हैं, पर अंत में जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने होते हैं। राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर को भी मालूम है, जिसके बारे में आपने अभी बात की थी राजीव, कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है या जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल करने का बहुत बड़ा कारण है जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और कुछ हद तक या फिर हाल में विराट कोहली ने भी परफॉर्म किया है। जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन तीनों बैटर से वो हमें देखने को नहीं मिली है, और इसी वजह से कई बार टेस्ट मैचेस में हमारे लोअर ऑर्डर ने टीम को बचाया है। तो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आप कैसे एड्रेस करेंगे? या तो आपने जो जितने आपको मौके देने चाहिए थे वो आपने कर दिए हैं। अब दूसरा कदम तो यही है ना कि आपको नए खिलाड़ी को लाना होगा, नहीं तो फिर ये समस्या आगे चलती रहेगी। और हम लोगों ने देखा है, जो आपने नए प्लेयर को आप लेकर आए हैं उसमें ज्यादा ड्राइव देखने को मिला है, ज्यादा डिटर्मिनेशन देखने को मिला है, और उसने आपको परफॉर्म करके दिया है। तो ये बहुत बड़ा विंडो है आपके लिए कि आप नए प्लेयर्स को अगर आप लाएंगे तो उनमें ज्यादा एफर्ट देखने को मिलता है। और कई बार जो इंजन जो होते हैं नए खिलाड़ियों उनकी वजह से टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़े सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शानदार सवाल भेजने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet has a candid chat with Anshul Ailavadi. He's the business head at MTV Beats, VH1 and Comedy Central India.
we've added another news show to our network, Probation se Promotion Tak with Abhinav Trivedi. On the first episode, Abhinav talks about entrepreneurship and all its hardships. Tune in to this Hindi language show for fresh episodes every Monday. On Shunya One, Shiladitya and myself are joined by Rohit Manglik. He is the founder and CEO of EduGorilla. We discuss how his journey started, what it offers to users, and why they have around 1,500 apps on the App Store. On the Edges and Sledges cricket podcast, DJ Ashwin and Varun discuss the Azim Rafiq racism role, the controversy surrounding Tim Payne, and look ahead to the first India versus New Zealand test. And on Simplify, Chuck, Naren, and Tony discuss the antitrust motion against Google and simplify real-time buying for ads. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, go check out our website, ivmpodcast.com/YouTube, to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from.